एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर हुए विवाद के सुर अब धर्मनगरी हरिद्वार तक आ पहुंचे हैं। आलम कुछ इस तरह है कि जहां एक तरफ धर्मनगरी के साधु संतों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का सपोर्टर बताया है, तो वहीं अपने आप को हिंदू कहना बंद करने के लिए भी कहा है। दूसरी तरफ हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने राठी चौक भूपतवाला पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका है। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं इस पर साधु संतों का कहना है कि जिस तरह का कृत्य महाराष्ट्र में एक हिंदूवादी सरकार कहने वालों ने किया है, इससे साफ तौर पर साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ नाम के ही हिंदूवादी सरकार है। जिस राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भेज दिया जाता है, तो आप इससे आंकलन कर सकते हैं कि आप किसके सपोर्टर हैं और किस धर्म को मानते हैं। साधु संतों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे के वास्तविक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि राज ठाकरे हैं। ये वो दिन प्रतिदिन साबित करते जा रहे हैं। साधु संतों का यह भी कहना था कि कांग्रेस का समर्थन को लेकर उद्धव ठाकरे भी अब कांग्रेस की तरह कार्य करने लगे हैं, काम करने लगे हैं, तो सीधा सीधा तुलना कांग्रेस से कर दी गई है महाराष्ट्र सरकार की। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो महाराष्ट्र के अंदर एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। महाराष्ट्र की सरकार उद्धव सिंह ठाकरे के नेतृत्व में जो एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है, एक पार्लियामेंट में जाता है, जनता के भाव को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर क्या आम जनमानस कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? क्या महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी उन्होंने वास्तव में दिखा दिया महाराष्ट्र सरकार ने कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं एक सांसद, एक विधायक जो कहीं ना कहीं जनता के चुन के आते हैं, उन दोनों को उन्होंने जेल भेजने का काम किया, एक महिला उत्पीड़न करने का काम किया, एक विधायक का उत्पीड़न करने का काम किया। निश्चित हम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक देश के अंदर महिलाओं के साथ जिस प्रकार की कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक जगह महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की घटना करने का काम करते हैं उद्धव सिंह ठाकरे, उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अगली खबर हरिद्वार के डाडा जलालपुर गांव से है, जहां पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के विरोध में काली सेना के महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। बीते दिन काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती की गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस प्रशासन ने काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप और स्वामी परमानंद को आश्रम में ही नजरबंद कर लिया। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आश्रम के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि डाडा जलालपुर और आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। महापंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई और इस कार्यक्रम से जुड़े 33 लोगों को सीआरपीसी की धारा के तहत पाबंद किया गया है। डीएम का कहना है कि प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जी हैं हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी बताइए सर, आखिर ये महापंचायत जो होनी थी इसकी अनुमति नहीं दी गई है। हम तस्वीरों में लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सख्ती और उसके बाद 33 लोगों पर पाबंदी, लेकिन बावजूद इसके भी लोग अड़े रहे। देखिए, ये कल उस एरिया में जहाँ पर इन्होंने महापंचायत का कॉल दी थी, वह उसके 5 किलोमीटर की पेरिफेरल एरिया में लगा दिया गया था 144। और सीआरपीसी के सेक्शन 144 में बड़ा क्लियर प्रोविजन है कि आप बिना किसी अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 या 5 अधिक लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी आयोजन में। जी। तो जो इनके ऑर्गेनाइजर थे, इनकी तरफ से न तो अनुमति के लिए कोई प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ दिया गया ताकि उनकी अनुमति पर विचार किया जा सके, और चूंकि उनकी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई, ऐसी स्थिति में बिना अनुमति के वहां आयोजन करना वो बिल्कुल इलीगल था।
और 144 के प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती वहां की गई थी। और आज वहां पर कोई आयोजन नहीं हुआ जी। पूरे गांव की स्थिति पूरी नॉर्मल रही। विद्यालय जो वहां पर थे वो भी चल रहे थे, शॉप्स खुली थी, और जो शादी ब्याह दिन में जो होते हैं फंक्शंस वो भी हो रहे थे। तो इस समय गांव की स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। ठीक है सर, जिस तरह की खबरें हैं कि स्वामी आनंद स्वरूप और स्वामी परमानंद को अरेस्ट भी किया गया है, नजरबंद भी किया गया था पहले? नहीं, कोई नजरबंद जैसा कुछ नहीं किया गया था। वो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ये 151 सीआरपीसी में उसके तहत कार्रवाई की गई थी और इसके तहत इनको अरेस्ट किया गया था और इस समय वो हिरासत में है। ठीक है सर, तो यानी कहीं ना कहीं माहौल इससे आपको लगता है कि खराब हो सकता था, कि जिस तरह से आपने कहा कि अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते ये धारा 144 भी लागू थी वहां पर और ये महापंचायत रोक दी गई? बिल्कुल, वहाँ कोई महापंचायत जैसा क्या कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आया, कोई आयोजन नहीं हुआ और स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है वहाँ की। ठीक है विनय पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो डाडा जलालपुर महापंचायत का यहाँ पर आयोजन होना था, लेकिन किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। जैसा कि डीएम खुद हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना था कि किसी तरह की अनुमति पहले से ली नहीं गई थी जो ली जानी चाहिए थी, और इसी के चलते स्वामी आनंद स्वरूप और परमानंद को अरेस्ट भी किया गया है और जो महापंचायत थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। बढ़ते आगे, देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के केस कम होने के बाद प्रशासन ने गाइडलाइन में छूट दी थी, जिससे कि लोग पुरानी दिनचर्या पर वापस आ गए, लेकिन एक बार फिर कोरोना के केस जलाने लगे हैं। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बताते चले कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो वो 87 है और पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में सैंपल और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो वो 1.04% है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में देहरादून में 13 नए मरीज मिले हैं। तो एक बार फिर देश में जहां कोरोना का कहर सताने लगा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वही बात अगर देहरादून की जाए, यहां पर भी मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मास्क लगाना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं पहनने पर आपसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। तो मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, न सिर्फ देश भर में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी। अजय पांडे हमारे संवाददाता इस पर पूरी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया? जी देखिए, उत्तराखंड में कोरोना के मामले पिछले काफी दिनों से कम आ रहे थे और अब धीरे धीरे कोरोना के मामलों में इजाफा होने लगा है और अब इसको देखते हुए प्रशासनिक अमला काफी मुस्तैद हो गया है और कोशिश ये की जा रही है कि एक बार फिर से जन जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह से अलर्ट किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के काफी संजीदगी दिखा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल देर शाम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की एक रिपोर्ट आई जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद से उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने अब ये कहा है कि उनके साथ जो लोग भी जिन्होंने भी मुलाकात की है वो सभी लोग अपनी जांच कराएं। उन्होंने पिछले दिनों अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। तो आप ये बात समझ सकती हैं कि कोरोना कितना गंभीर मामला है और अगर कहीं पर भी एहतियात नहीं बरती जाएगी तो ये मामला लगातार बढ़ता जाएगा।
हालांकि पिछले दिनों एक अच्छी बात यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिली थी कि कई ऐसे जिले रहे जहाँ शून्य मामले देखने को मिले, लेकिन अब धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में भी अब धीरे धीरे जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। हालांकि अभी इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है जिसको लेकर के लोग डरें या सहमें, लेकिन ये जरूर है कि 2 अंकों में ये आंकड़े अब धीरे धीरे आने लगे हैं। पहले तो यानी अजय शुरुआत हो चुकी है प्रदेश में भी, क्योंकि जब एक तरफ मामले कम होने लगे थे और प्रदेश इस डर से भी बाहर आ चुका था कि अब हम कोरोना से संक्रमित हो पाएंगे, लेकिन एक बार फिर जब डबल डिजिट में आ चुके हैं आंकड़े, तो इस बीमारी से उसी गंभीरता से हमें लड़ना होगा और फिर डर कायम करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रदेश की जनता अलर्ट नहीं रहेगी, सतर्क नहीं रहेगी और एहतियात नहीं बरतेगी तो ये मामले तेजी से बढ़ेंगे। दिल्ली में अगर देख लिया जाए, देश के अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पर किस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड भी कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर भी मामले बढ़ने लगे एकदम से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अब प्रशासनिक अमला मुस्तैद हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बिना मास्क के घूमेगा तो उस पर 500 रुपए का चालान लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जन जागरूकता अभियान को भी तेजी से चलाने के लिए कहा गया है। और क्योंकि 2 लहर, जो पहली और दूसरी लहर थी, उसमें लोगों ने काफी कष्ट उठाए हैं, अपनों को खोया है, दंत झेला है। तीसरी लहर हालांकि काफी ऐसी रही जहां पर दिक्कतें नहीं आई, लेकिन हाँ, इतना जरूर रहा कि अब बताया जा रहा है जिस तरह से कि चौथी लहर आने की संभावना है और चौथी लहर कहीं विकराल रूप न धारण कर ले, तो उससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर चारों धामों में आते हैं और अगर कहीं पर भी कोई ढिलवाई होती है तो इसका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसको देखते हुए पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को कहा है कि वो अब एक नए फॉर्मेट के तहत काम करें और ये देखें कि कोरोना के मामलों को कैसे रोका जा बिल्कुल सकता अजय, है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो हमेशा पहुँचते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोग अपने मूड को चिल करने के लिए भी पहुँचते हैं। काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे में जब एक बार फिर इतनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उस लिहाज से भी सभी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करना, एहतियात बरतना और किस तरह से जागरूकता भी एक बार लोगों में फिर कायम की जा सके, इन पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब नए सिरे से नई गाइडलाइन जारी किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है और जल्द ही उत्तराखंड में कोरोना की गाइडलाइन जारी की जाएगी। क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी तो तमाम प्रतिबंध और पाबंदियां लगाई गई थी और सीमित संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आए, पर्यटक भी सीमित संख्या में ही उत्तराखंड आ पाए थे। लेकिन इस बार सारे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारी तादाद में यहाँ पर तीर्थयात्री और पर्यटक उत्तराखंड में आने वाले हैं और ऐसे में अगर कहीं कोई कोताही बरती जाएगी, कहीं कोई ढिलवाई बरती जाएगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से पूरे देश में कई जगहों पर कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उससे एक चिंता करने की बात जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो अब लोगों में एक बार फिर से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। जो बॉर्डर इलाके हैं जैसे वहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जितने पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो नई गाइडलाइन बनाई जा रही है उस नई गाइडलाइन के तहत यहाँ पर तीर्थयात्री और पर्यटक आए और वो अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और बाकी अन्य लोगों को भी बचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार फिर लोगों को वही तमाम गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और प्रदेश में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है।
बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा में अब कम ही समय बचा है, जिसे लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में आपदा के हालातों से निपटने के लिए सरकारी विद्यालयों में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन समेत सभी विभागों को एक साथ लेकर तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। जिसमें टीम को सूचना मिली कि केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में जंगल में लगी आग के कारण स्कूल भवन आग की चपेट में आ गया, जिसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ को मिली। सूचना पर स्थानीय पुलिस अन्य विभागों की टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, उसके बाद आग को बुझाया गया। एक तरह की मॉक ड्रिल रही जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए की जाती रही है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों में विभिन्न जनपदों में और सब डिवीजनों में आपदा संबंधी मॉक अभ्यास कराए जा रहे हैं। जिसी क्रम में आज श्रीनगर तहसील में भी मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें आईआरएस के स्पेशलिस्ट श्री बीबी गणनायक जी मौजूद थे और इसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, थाना की टीम और संबंधित जितने भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं उन सब की आज मीटिंग ली गई और उन्हें ब्रीफ किया गया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल कराई गई और इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर के दौरान किस तरह से अभ्यास किया जाएगा इसका भी आज अभ्यास। बांग्लादेश से भारत दाखिल हुए रोहिंग्या उत्तराखंड में भी अब धीरे धीरे दाखिल हो रहे हैं। रोहिंग्या के लोग स्थानीय विशेष समुदाय में घुल मिलकर धीरे धीरे अब ये सुरक्षा के साथ ही संप्रभुता के लिए भी चुनौती बन गए हैं। आपको बता दें कि ये लोग दलालों के माध्यम से हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं मंडल में पहुंच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनका पहाड़ तक पहुंचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया। बताते चले कि इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के सीईओ को सौंपी गई है। डीआईजी खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सत्यापन अभियान में नैनीताल जिले के कृष्णापुर, बूचड़खाना, सूखाताल, हरिनगर, बारापत्थर, सीआरएसटी स्कूल के पीछे वाले इलाके में विशेष नजर रहेगी और इस मामले पर डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पूरे कुमाऊं में हमने सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। दस्तावेजों की जांच के साथ ही स्थानीय संपर्क, निवास का समय और कार्यप्रणाली पर भी नजर रहेगी। लालकुआं नगर पंचायत ने पॉलिथीन की पूर्ण पाबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें नगर पंचायत लोगों को बैग बांटकर जागरूकता फैलाएगी और बताया जाएगा कि पॉलिथीन का उपयोग ना करें, शहर को स्वच्छ रखें। वहीं नगर पंचायत की सीईओ कुमारी पूजा टमटा ने बताया कि पॉलिथीन को शहर मुक्त और प्रदूषण मुक्त के चलते लोगों को जागरूक कर बैग दिए जाएंगे, जिससे लोग अपने घरों का सामान लेकर बैग्स में जा पाएंगे। बैग भी लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही एक महिला समूह को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है और वहीं इन लोगों में ये बैग बांटे जाएंगे और नगर को साफ और सुथरा रखने की ये कवायद शुरू की जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में पूरे शहर में जो है पॉलीथीन उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसमें जो है लोगों को पॉलीथीन ना प्रयोग किए जाने के लिए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ना प्रयोग किए जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान के साथ साथ ही कई लोगों पर या विक्रेताओं पर कार्यवाही भी की गई है पॉलीथीन उन्मूलन के संबंध में। तो ये जो है नगर निकाय बोर्ड द्वारा जो एक तय किया गया कि जो है हम शहर में जागरूकता अभियान चलाएंगे और जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है जिसमें हमने एसएचजी ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है। जो नगर पंचायत के एसएचजी ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के, उनके माध्यम से जो है कि कपड़े का बैग तैयार किया गया है। इसमें वर्तमान में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 भी चल रहा है। तो साथ ही इसके माध्यम से लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है कि आप कपड़े का बैग का यूज़ करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और ये जो बैग हैं वे प्रदान किए जाएंगे मोस्टली उन लोगों पे चालानी कार्रवाई ना करते हुए पहले लोगों को एक जागरूक किया जाएगा, बैग दिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि कपड़े के बैग के यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टिकाऊ बैग है और यही वार्डों में भी ये बैग
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके दादा स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया था और इस मंत्रालय से पर्वतीय इलाकों में विकास को काफी गति मिली। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारी उत्तराखंड के एक समान योजनाएं बनाने का काम करते हैं, चाहे वो मैदानी जनपद हो या फिर पहाड़ी। लेकिन अधिकारी ये नहीं सोचते कि पहाड़ी जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और होती हैं, मैदानी जनपदों की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और होती हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को योजना बनाने से पहले धरातल की हकीकत को भांपना चाहिए, जिससे कि योजनाएं बेहतर स्वरूप ले सकें। मैंने वही अधिकारियों को बोला है कि देखिए, जब मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया मैंने कि जब दादाजी विभाजन यूपी के चीफ मिनिस्टर थे तो पर्वतीय मंत्रालय बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? एक सोच के साथ बनाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अलग तरीके से होना चाहिए तराई क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में। और मैंने भी इनको यही बोला है कि कुछ हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो तराई में लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन पहाड़ों में फ्लॉप हो रही है। तो अगर फ्लॉप हो रही है तो उसको चेंज करना और पर्वतीय ढांचे में उसको किस तरीके से हम लोग को ढालना है, उस पर काम करना चाहिए। ये कहना कि हम सारे उत्तराखंड को एक नज़र से देखें तो कहीं ना कहीं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजंस उसकी वजह से वो पॉलिसीज डिफर करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।